गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप, आपका एसएस टीचर। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आपको एक बार पहले भी पढ़ाया गया था इस वीडियो के माध्यम से ही। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में पार्ट नंबर 2 की। तो यहाँ तक पढ़ा दिया था प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र तक पढ़ा दिया था, ठीक है। आज आगे बात करते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि ये कह रहा है विशेष वर्ष कोई ये नहीं है कि 2019 2020, इसका मतलब ये नहीं होता। विशेष वर्ष का मतलब होता है एक निश्चित समय। जैसे आपने मान लो 1 अप्रैल से शुरू किया तो एक वर्ष होगा 31 मार्च को, ठीक है। अगर आपने 30 नवंबर को शुरू किया तो आपका मान लो 1 दिसंबर से शुरू किया तो आपका लास्ट डे होगा उस वर्ष का 30 नवंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी और प्रत्येक क्षेत्र मतलब होता है उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कितना कमाया, तृतीय क्षेत्र में कितना कमाया और तृतीय क्षेत्र में कितना कमाया, ठीक है। किस किस वस्तु का उत्पादन किया, उन वस्तुओं के अंतिम मूल्य का योग मतलब आपको पहले बता रखा है कि अंतिम मूल्य वो होता है जब जिस कीमत पर वस्तु उपभोक्ता तक पहुंच जाती है और उपभोक्ता उस वस्तु को इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसे कहते हैं अंतिम मूल्य, ठीक है। सेवाएं आपको पहले बताया था, तृतीय क्षेत्र में जो होते हैं वो किसी वस्तु को उत्पादन नहीं करते, वो सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवाएं प्रदान करने में वो कितना कमा रहा है, सैलरी क्या ले रहा है, पैसे कितने ले रहा है, ठीक है। उन सभी का टोटल जो होगा वो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद होगा, यानी कि जीडीपी होगा, ठीक है। जीडीपी मतलब जीडीपी की फुल फॉर्म हिंदी में तो होती है सकल घरेलू उत्पाद और इंग्लिश में होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है भाई बेरोजगारी। तो आपने वैसे भी 9th क्लास में पढ़ा था बेरोजगारी किसे कहते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी दशा जब लोगों को उनकी योग्यता और उनकी इच्छाओं के अनुरूप कर काम नहीं मिलता। आपने सीधी सी बात लिखनी है कि बेरोजगारी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो, जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो और उसे उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिले उसे बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लो आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास के अनुसार आपको काम मिलना चाहिए, 10वीं पास के अनुसार आपको वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप ये नहीं है कि आप जैसे एमएससी एमए बीएड करके आप भाई मजदूरी का काम कर रहे हैं तो वो बेरोजगारी होगी, ठीक है। बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो और उसे उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अब इस बेरोजगारी के पार्ट देखें आप। पार्ट देखोगे, खुली बेरोजगारी नंबर 1 कह रहा है। खुली बेरोजगारी मतलब होता है जिसको हम सभी देखते हैं, ठीक है। खुली बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें काम करने की इच्छा लोगों को काम नहीं मिलता, यानी कि इसमें अब योग्यता नहीं आएगी। अब ये कह रहा है कि खुली बेरोजगारी का मतलब तो वो होता है जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो और उसे काम न मिले, फिर उसके अंदर योग्यता नहीं देखेंगे। भाई मान लो आपने काम करने की इच्छा है आपकी, आप चाहे 10वीं पढ़ रहे हो, चाहे +2 कर रखी है, चाहे एमए बीएड कुछ भी है, ठीक है, और आपको काम नहीं मिले, उसे कहते हैं खुली बेरोजगारी। मतलब ये आपको साफ नज़र आती है, कोई भी व्यक्ति इधर उधर घूमता हुआ आपको नज़र आता बगैर काम के, तो आप कहते हो ये बेकार में ठाली घूमते, ठीक है। यानी ठाली मतलब खाली, यानी खुली बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट है परछन। परछन मतलब होता है छुपी हुई।
छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई एक काम कर रहा है कोई व्यक्ति, उसी काम को दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, ठीक है, और दो व्यक्तियों को हटा दें तो उसके उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे मान लें एक काम को करने में एक व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन उसमें लग रहे हैं 4 व्यक्ति, ठीक है, तो 3 व्यक्ति तो बेकार लग रहे हैं वैसे ही। अगर उन तीनों व्यक्तियों को वहां से हटा दिया जाए तो उसके काम में कोई दिक्कत आएगी, उसकी मात्रा में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहते हैं उसे? छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे मान लो हमारे घर में हम 3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति है, तो हम खेती करते हैं। ज़्यादातर गाँव में पाई जाती है बेरोजगारी। जैसे हमारे घर पे खेती करने वाले, मान लो आपके फादर खेती करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ाई छोड़ने के बाद आपने भी उसी में खेत में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपके भैया जी हैं जो पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने भी वहीं काम करना शुरू कर दिया। तो यानी कि आपने उन खेतों की संख्या तो नहीं बढ़ाई, न ही आपने जो उत्पादन आपका फादर कर लेता था, जितना कृषि आपके फादर कर लेते थे, उतनी कृषि अगर आप अब कर रहे हो तो इसका मतलब आप छिपी हुई बेरोजगारी में शामिल हैं, ठीक है। अगर आप तीनों काम नहीं करते थे, अकेले आपके फादर काम करते थे तब भी उतना ही उत्पादन होता था, अब आप तीनों काम करने लग गए तब भी उत्पादन उतना ही होता है, ठीक है। अब उनमें से हटा दिए जाए तब भी उस उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और उसमें दो ऐड कर दिए जाए तब भी उसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट है भाई, इसमें एक नहीं दे रखा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मौसमी बेरोजगारी। एक तीसरा पार्ट होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसम के अनुसार जो बेरोजगार पाए जाते हैं, यानी कि वे व्यक्ति जिनको वर्ष में कुछ महीने पर रखा जाता है, तथा बाद में जैसे ही मौसम निकल जाता है, यानी मौसम के अनुरूप उनका मौसम निकल जाता है, तो वैसे ही उनको बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में लगे हुए व्यक्ति, जैसे मान लो भाई कृषि की बिजाई का समय आ गया है तो ज़्यादातर लोगों को काम मिल जाता है, कटाई का समय आ गया है तो ज़्यादातर लोगों को काम मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही बिजाई का काम शुरू होने के बाद, जैसे ही बिजाई का काम खत्म होगा, व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही कटाई का काम शुरू होगा दोबारा से रोजगार मिल जाता है, ठीक है। यानी जो बीच का जो समय बच गया है, 1-2 महीने 3 महीने, उनके अंदर उनको लोगों को पास कोई काम नहीं होता, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाई सार्वजनिक क्षेत्र। आपको पहले बता दिया था सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब वे क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में रह करके काम करते हैं, यानी कि जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, यानी जिन उद्योगों का मालिक या जिन क्षेत्रों का मालिक सरकार होती है, उन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे सरकारी बस, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है भाई, डाकघर, रेलवे, ये सब। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र उन उद्योगों को या उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के हाथ में होता है। जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? निजी क्षेत्र, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्रों में एक एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। 3-4 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये पूछते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कोई दो उदाहरण दे, सार्वजनिक क्षेत्र के कोई दो उदाहरण दे। तो आपने लिखना है कि जैसे रेलवे और डाकघर। कोई भी डाकघर प्राइवेट नहीं है, कोई भी रेलवे प्राइवेट नहीं है, ठीक है। जैसे स्कूल लिखोगे तो आपने सरकारी स्कूल लिखना पड़ेगा, ठीक। स्कूल मतलब दो तरह के होते हैं भाई, निजी स्कूल, निजी मतलब प्राइवेट स्कूल, और सरकारी स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो ये रेलवे और जो डाकघर है वो अभी तक सरकार के अधीन ही चलते हैं, कोई भी प्राइवेट संस्था इनकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई संगठित क्षेत्र। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, उसी के आधार पर है, जैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र था और निजी क्षेत्र था उसी के आधार पर है। संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कर्मचारियों को रोजगार नियमित होता है, काम करने के घंटे, वेतन और
स्वास्थ्य सेवाएं या नियुक्ति के समय स्पष्ट की जाती है। जो अन्य सेवाएं होती है वो जब उन्हें लगाया जाता है तो स्पष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो सरकार के अधीन रह करके काम करते हैं या सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। इनमें लगे लोगों या लगे कर्मचारियों का रोजगार नियमित होता है। नियमित मतलब परमानेंट, नियमित होता है। इनमें काम करने के यानी श्रमिकों के या कर्मचारियों का काम के जो घंटे हैं वो निर्धारित होते हैं, सेवाएं जो होती है वो निर्धारित होती है, अवकाश जो होते हैं निर्धारित होते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें ज़्यादातर काम जो भी शर्तें होती है वो सारी नियुक्ति के समय मतलब जब वो लगाया जाता है तो पहले स्पष्ट कर दी जाती है, भाई आपकी ये सैलरी होगी, आपने इतने घंटे काम करना है, आपने ये सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, इनके अंदर ज़्यादातर तो एक तो स्वास्थ्य सेवाएं निर्धारित होती है, एक वेतन निर्धारित होता है, एक घंटे निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई असंगठित, इसके विपरीत कर देंगे। असंगठित क्षेत्र मतलब इसके विपरीत कर देंगे। असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो सरकार के अधीन रहकर कार्य नहीं करते, यानी कि सरकार के अंतर्गत आकर के काम नहीं करते, उन क्षेत्रों को हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों को हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। उसके साथ साथ वो ध्यान रखें, हम संगठित क्षेत्र क्या था उसके विपरीत लिखना है। ठीक है, तो इनमें उनमें काम करने के घंटे निर्धारित होते हैं, तो इनमें काम करने के घंटे निर्धारित नहीं होते, इनमें वेतन भी कम होता है। इसमें ये नहीं लिखेंगे वेतन निर्धारित नहीं होता, भाई वेतन इसमें निर्धारित होता है लेकिन उनकी अपेक्षा कम होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं भाई सरकारी स्कूलों के टीचरों को क्या सैलरी मिलती है, प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को क्या सैलरी मिलती है, सरकारी नौकरियों वाले कर्मचारियों को क्या सैलरी मिलती है और प्राइवेट वालों को क्या सैलरी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है भाई सेवाएं एवं शर्तें बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती, यानी कि जब नियुक्ति की जाती है तो उनको सारी बातें नहीं बताई जाती कि भाई आपकी इतने घंटे काम करना होगा, इतने घंटे नहीं। जैसे काम का बर्डन आ जाए, काम अधिक आ जाए तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा और टाइम पर रख लिया जाता है। ठीक है, अगर नहीं आया तो उसे छोड़ दिया जाता है, भाई चलो आप इतने घंटे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का सारांश था। इसके आधार पर हमने 2-3 क्वेश्चन आपको दिए भी हैं होमवर्क में, तो वो आपने लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आते हैं भाई आपकी आर्थिक क्रियाएं और अभिकेत्र क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका जो होमवर्क में दे रखा है आपका आर्थिक क्रियाएं और अभिकेत्र क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने से लोगों को आय प्राप्त होती है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनको करने से लोगों को आय प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि आप जिस काम को करने से आपको पैसे मिलते हैं वो आपकी आर्थिक क्रिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था आर्थिक का मतलब आर्थिक वर्ड जहाँ आ जाए उसका मतलब हम पैसे से रखते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनको करने से लोगों को आय प्राप्त होती है, जैसे कोई भी काम, मछली पालना, पशु पालना, कृषि करना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई गैर आर्थिक क्रियाएं या अभिकेत्र क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं या अभिकेत्र क्रियाएं भी इन्हें कहा जाता है। गैर आर्थिक क्रियाएं इसके विपरीत कर देना है आपने, आर्थिक क्रियाओं के विपरीत। ठीक है, जैसे कई बार आपको जब भी अंतर पूछा जाए, किसी भी चीज़ के बारे में अंतर पूछा जाए तो एक के बारे में आपको पता है तो जिसमें आप सही लिख रहे हो उसकी दूसरी तरफ आपने उनको गलत बता देना, बस इतना ही। जैसे ये कहेगा कि भाई आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करें या इनकी डेफिनेशन दें, तो डेफिनेशन तो आपको याद ही है। अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है तो आपने इनकी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत में। तो ये कह रहा है कि गैर आर्थिक क्रियाएं या अभिकेत्र क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है जिनको करने से लोगों को कोई आय प्राप्त नहीं होती। ऐसी क्रियाएं जिनको करने से मनुष्य को आय प्राप्त नहीं होती उन क्रियाओं को गैर आर्थिक क्रियाएं या अभिकेत्र क्रियाएं
कहते हैं। जैसे गृहिणी द्वारा, मतलब गृहिणी का मतलब हो गई, जैसे अपनी मम्मी है, अपनी मॉम है, घर पे अपना काम करती है, अपने घर का काम करती है, तो उसे कोई पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, वो हो गई गैर आर्थिक क्रिया। अगर हमारी मम्मी किसी की दूसरे के घर में जा करके नौकरानी का काम करे तो वो होती है आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि उससे हमारे घर की आय बढ़ रही है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे भाई अध्यापक अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो पैसे लेता है, सैलरी लेता है, ठीक है, वो हो गई आर्थिक क्रियाएं। अगर अध्यापक अपने घर पर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने घर पर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है, वो हो गई गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं किन्हें कहते हैं? विकसित देश और विकासशील देश किन्हें कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रखा है, तो आपने बड़े अच्छे से समझना है। ये कह रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित देश किन्हें कहा जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अंतर में केवल आपको इनको, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 नंबर में पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, भैया विकासशील देश किसे कहते हैं या विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय, इस प्रकार से, ठीक है। अगर अंतर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम आपकी 3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया, जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा चुका हो, ठीक है, जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा चुका हो या विकसित हो चुके हो, ठीक है। जैसे आपने प्राकृतिक जो संसाधन निकाले वो किस किस रूप में प्रयोग किया, ठीक है। जैसे हम नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर नए नए तरीकों से उन्हें प्रयोग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो संसाधन है हमारे वो तो है सीमित, और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो है असीमित। जैसे लकड़ी है, लकड़ी तो वन से ही मिल सकती है, लेकिन मनुष्य, कोई मनुष्य तो ये चाहता है भाई हम इससे बेड बना ले, कोई चाहता है कि भाई हम डेस्क बना ले, कोई चाहता है कि भाई हमें इसे फर्नीचर के रूप में काम करेंगे, ठीक है, कोई चाहता है भाई इसे हम ईंधन के रूप में काम करेंगे। तो यानी कि वो मनुष्य की इच्छा है, लेकिन संसाधन तो वही है, भाई लकड़ी वन से ही प्राप्त कर रही है, ठीक है। अगर वन खत्म हो गई तो मनुष्य की इच्छाएं जो है वो सारी अधूरी रहेगी, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों को किस तरीके से, कितनी मात्रा में, किस में उपयोग करना है, ये अगर हम सीख जाते हैं तो वो देश विकासशील नहीं विकसित हो जाता है, ठीक है। विकसित, इनमें प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, किन देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है? तो हमारे जो विकसित देश हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, ठीक है। तो ये वही देश दे रखे हैं जिनके पास ज़्यादातर अपने, आपको पता है भाई, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है और जापान है, ये विकसित राष्ट्र है। विकसित राष्ट्र मतलब विकसित देश है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक इसके अंदर ये भी बता रहा है कि इसमें ज़्यादातर लोग तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं। तृतीय क्षेत्र मतलब यहाँ सेवाएं प्रदान की जाती है। आपको जैसे पता है भाई, सेवाएं मतलब जैसे डॉक्टर वकील ज़्यादा फीस लेते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो जैसे उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो उनकी सकल घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि होगी, सकल घरेलू उत्पाद जो है उनके जो योग है वो अधिक होगा, तो वो देश ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट है भाई विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक संसाधनों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। यानी कि जो हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जो सेवाएं हैं, उनका हमें अच्छे से प्रयोग करना नहीं सीख पाए हैं, ठीक है, उसे हम विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। विकसित तो पहले वाला था जिसमें पूर्ण रूप से प्रयोग करना सीख गए थे, विकास हो चुका था, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम विकासशील। विकासशील उसके विपरीत लिखेंगे, उनमें पूर्ण रूप से विकास हो चुका था तो इसमें लिखेंगे जिनमें पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, उसमें बता रहे थे कि इनमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो इनमें प्रति व्यक्ति आय कम होती है। इनमें प्रति व्यक्ति आय कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये लोग ज़्यादातर प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं, क्योंकि इन देशों में जो ज़्यादातर मनुष्य है, ज़्यादातर जो कर्मचारी है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है।
तो इसलिए ये विकासशील देश कहलाते हैं। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं, यानी कि इनमें हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका पूर्ण रूप से प्रयोग करना नहीं सीखे हैं अभी। नेक्स्ट है भाई निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो ये क्वेश्चन आपने पहले समझ लिया। वैसे अगर समझना चाहते हैं तो ये कह रहा है कि जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में न होकर के किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है उसे निजी उद्योग, ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है। जैसे मान लो आपने कोई दुकान खोली है, तो आप क्या सोचते भाई, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोचती। सरकार सोचती है भाई जो सेवाएं हम दे रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचेगी, जब वो सस्ती होगी, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कब मिलेगा, जब आपके पास वो वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा आप महंगी बेचोगे, ठीक है। तो यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र वे सरकार के अंतर्गत रह करके काम करते हैं जिनका स्वामित्व सरकार सरकार है, उन्हें सरकारी उद्योग कहते हैं। जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है तो उन्हें हम निजी उद्योग कहते हैं, ठीक है भाई। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका और होमवर्क बता रखा है वो